हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और मैं अभिनिका। अभी तक हम प्री हिस्ट्री में विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों में यूनानी जो रोमन के लेखक थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम आगे चीनी लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चीनी लेखक में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है हमारा फाहियान। देखो, फाहियान के बारे में तो बहुत बार पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, ठीक है, अब ये किसके टाइम के हैं? ये गुप्त के टाइम पे हैं। वहाँ हमने मौर्य के टाइम की बात करी थी। ये चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन दिया था। साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं, इस फाहियान ने मालवा वाले रीजन की जो वातावरण था उसको एक बहुत अच्छी वातावरण बताया था, सबसे अच्छा वातावरण बताया था। फाहियान वही चीनी लेखक थे जिन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में जो मालवा वाला रीजन है ना, वहाँ की जो जलवायु है ना, वो एशिया की सबसे अच्छी जलवायु में से एक है। तो सर्वश्रेष्ठ जो मालवा की जलवायु बताई है वो किसने बताई है? फाहियान ने। इसलिए आप याद रखें, ये मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन देता है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। और ये क्यों बताया है? क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है हर चीज़ के हिसाब से देखा जाए तो। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा था। तो वही फाहियान अगर आपसे कभी पूछ लिए जाए कि पहली बात तो क्वेश्चन बनता है फाहियान कहाँ के लेखक है, अरबी, चीनी या ईरानी जो भी है, तो आप याद रखें ये फाहियान जो है चीनी लेखक है। साथ ही साथ किसके दरबार में आए हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए हैं, ठीक है। इन्होंने मध्य प्रदेश के जो मालवा वाला रीजन है उसको सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे संयुग्न। ये जो है ये 518 ईस्वी में भारत आए थे। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। देखो यहाँ पे बौद्ध धर्म को लेके आपको जो पता है, बौद्ध संगतियाँ हुई, ठीक है, गुरु हुए। तो ये लोग सबसे ज़्यादा चीनी जो लोग आए हैं ना, उनका मेन मोटिव जो था वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करना, उनकी और जानकारी करना और इनके बारे में और विवरण से जानना। और इनके ऊपर इन लोगों ने, चीनी यात्रियों ने बहुत सारी बुकें लिखी हैं। तो उन्हीं में से एक थे संयुग्न। नेक्स्ट है हमारा हेनसांग। ये हेनसांग कौन है? देखो, इसको हेनसांग को याद रखो, ह से हेनसांग स्टार्ट होता है, ह से हर्षवर्धन। वर्धन वंश का एक राजा हुआ था हर्षवर्धन, ठीक है। उसी के शासनकाल में भारत आया था हेनसांग। ये जो हेनसांग थे ये 629 में चीन में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में ये लगभग 15 वर्षों तक ठहरा था और 645 ईस्वी में चीन लौट गया था वापस। वह बिहार की नालंदा जिला में एक नालंदा विश्वविद्यालय, आपको पता होगा, उसमें इसने अध्ययन भी किया है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो चीनी लेखक हैं उनका मेन रुझान कहाँ पर रहेगा? बौद्ध ग्रंथों को। साथ ही साथ इसने एकत्रित भी किया था। इसका भ्रमण किस पुस्तक में और वेदांत कहाँ पर मिलता है? तो इसकी एक पुस्तक है सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, उसमें पूरा विवरण मिलता है, जिसमें ये मिलता है कि 138 देशों का विवरण मिलता है, उसी में से एक भारत का भी मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। मतलब कि जो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था, उनका जो समाज था, वहाँ पे किस तरह राजनीति होती थी, क्या धर्म था, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। इसके अनुसार सिंध का राजा जो शूद्र था हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं को भी पूजन किया था। तो जैसे कि मैंने बताया, चीनी लेखकों का मेन रुझान कहाँ पर है? बुद्ध की प्रतिमा पर। लेकिन इसने साथ ही साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। इट्स मीन्स ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को भी प्रेरित करता था। तो हेनसांग याद रखें हर्षवर्धन के टाइम पीरियड का। साथ ही साथ हेनसांग के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार की एक यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ा है। उसने उस टाइम पे ये भी बताया कि वहाँ के कुलपति आचार्य सीलभद्र थे। जब किसका टाइम पीरियड था? शासन की बात करें तो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड चल रहा था
और हिंसांग जब पढ़ा था तो वहाँ के कुलपति कौन थे? आचार्य सीलभद्र। ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अब नेक्स्ट हमारे जो लेखक हैं वो है इत्सिंग। ये कौन है इत्सिंग और कहाँ से आए और कहाँ रहे, क्या है इनका? ये 7वीं शताब्दी में बाद में आए हैं। इनका भी इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया है। और इनका भी मेन मोटिव किससे रिलेटेड है? हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं अरबी लेखक कौन कौन से आए। हमने 2 तो लेखक देख लिए, यूनानी रोमन लेखक देखे, चीनी लेखक देखे। अब अरबी लेखक कौन से आए हैं? सबसे पहले मैं बताती हूँ अल-बिरूनी। ये अल-बिरूनी कौन था? देखो आपको पता है गजनवी ने अटैक किया था, ठीक है, भारत पर। तो यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो जब महमूद गजनवी भारत आया तब उसके साथ कौन आया? अल-बिरूनी आया। अरबी में साथ ही साथ, अब देखो ये अरबी है तो कौन सी भाषा में लिखेंगे? अरबी भाषा में। अरबी में लिखी गई कृति, इसको हम याद रखिएगा किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं इसमें से। जैसे अल-बिरूनी जो है वो कहाँ का लेखक है? तो याद रखें अरबी लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसके टाइम पे भारत आया? किसके साथ भारत आया? या फिर तो कहेंगे महमूद गजनबी। इसकी बुक किस भाषा में लिखी है? अरबी लेखक है तो ऑब्वियस अरबी भाषा में है। और कृति का नाम क्या है? किताब उल हिंद कहो, तहकीक-ए-हिंद कहो या भारत की खोज कहो, ठीक है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमियों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल मापन, मूर्ति कला, कानून, हर चीज़, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश भी डाला गया है। अब साथ ही बताते हैं, ये आपने नाम भी सुना होगा, इब्न बतूता। ये कौन था? ये एक मोरक्को का यात्री था, याद रखिएगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रहला कहा जाता है। इनने जो बुकें लिखी है ना, मैंने आपको ये बताया है, कुछ सोर्सेज से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें बताई थी आपको। उसी में से मैंने बताया था जो विदेशी यात्री होते हैं उनके यहाँ से पता चलता है, क्योंकि वो जब भी आते हैं उसके बाद बुक्स लिखते हैं। तो अल-बिरूनी की बुक का नाम जैसे किताब उल हिंद, तहकीक-ए-हिंद या भारत की खोज कह लो, है ना। वहीं अगर मैं बात करूं इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता ने एक बुक लिखी है, अपना जो यात्रा उसने किया उसका विवरण जो लिखा वो किस में लिखा? रिहिल्ला बुक में लिखा, ठीक है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देती है ये रिहिल्ला बुक। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता में से प्रभावित होकर किसने, पूछा जाएगा किसने इसको दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा MBT, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं और इसके बहुत नाम भी मिलते हैं। इसने जो नीतियां लाई वो कभी सफल नहीं हो पाई, इस तरह इसके बहुत नाम भी बिगाड़े गए। ये हम आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखें कि सबसे पहले क्वेश्चन, इब्न बतूता कहाँ का यात्री है? तो अरबी लेखक है, ठीक है। इसकी बुक का नाम है रिहिल्ला। पूछा जाए कि इसकी जानकारी किसके टाइम पे इसको दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बनाया गया, तो आप कहिएगा MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। अब अन्य लेखक में 2 और इम्पॉर्टेंट हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए, जिसमें से एक है तारानाथ। देखो ये जो तारानाथ है ये कौन है? ये एक तिब्बती लेखक है, याद रखें, ता से तारानाथ और ता से तिब्बती लेखक, कुछ इस तरह करके आप याद कर सकते हैं कोरिलेट करके। इसने कंचूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंग्यूर और तंग्यूर ये 2 ग्रंथ हैं, कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ नामक ये जो ग्रंथ हैं इनकी रचना किसने करी? तो तारानाथ ने। तारानाथ कहाँ से आए हैं? तिब्बत से। भारतीय इतिहास के बारे में यहाँ से भी जानकारी मिलती है। और एक का नाम है मार्को पोलो। ये जो मार्को पोलो हैं ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। अब देखो आपको और सारी चीज़ें तो पता चलती हैं। देखो जो भी चीनी लेखक आए, जो भी अरबी लेखक आए, या फिर हम बात करें जो भी यूनानी लेखक आए, वो हमने देखा वो नॉर्थ इंडिया तक रहे।
लेकिन साउथ इंडिया में हमें बहुत कम, अभी तक हमने एक बार भी नहीं पढ़ा कि कोई लेखक वहाँ की एरिया का वर्णन देता है, कोई विदेशी यात्री। ठीक है, तो आप याद रखना कि एकमात्र कौन ऐसा है जो दक्षिण भारत में विदेश यात्रा का विवरण देता है, तो उसका नाम इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो उसका नाम क्या है? मार्को पोलो। ये मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में आया और इसने किस देश के बारे में बताया है? तो पांड्य देश की यात्रा पर विवरण दिया है और पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए ये बहुत उपयोगी हो जाता है। तो एक बार जो भी हमने लेखकों के बारे में बात करी है उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे कवर करेंगे। तो एक बार सारा फटाक से हम एक बार याद कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बताया था यूनानी रोमन लेखक कौन कौन से थे? टेसियस याद रखना ईरान का है। बाकी इसकी बुक याद नहीं रखनी, इसकी कोई किसी के टाइम पीरियड की बातें नहीं बताता क्योंकि इसमें बहुत अजीब और गजीब कहानी दे रखी है। सिर्फ इतना, टेसियस ईरान का राजवैद था जो ईरान से आया था। हेरोडोटस याद रखना है क्योंकि इसको इतिहास का पिता कहते हैं। देन इसकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। ठीक है, और ये कहाँ से आए हैं? ईरान से आए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिकंदर के साथ कई सारे लेखक आए थे, उनमें से कुछ लेखक यहाँ पे दे रखे हैं आपको। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ईरानी लेखक मैग्नेस्तीस किसके टाइम पे आए? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। यहाँ पे ये तीनों लगातार याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और फिर उसके बेटा अशोक। किसके टाइम पे कौन आया है? तो इन सभी के टाइम पे हमने कौन कौन देखे हैं? सारे अपने यूनानी या ईरानी लेखक देखे हैं। मैग्नेस्तीस के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आए इन्होंने अपनी बुक लिखी और इसकी बुक का नाम इंडिका। ठीक है, उसके बाद डाइमेकस किसके टाइम पे आया है? बिंदुसार। किसके यहाँ से आया था? सीरियन नरेश एंटियोकोकस के यहाँ से आया हुआ था। देन उसके बाद आता है डायनोसियस, ये किसके यहाँ से आया? ये मिस्र का नरेश था टॉलमी, उसके यहाँ से आया। और किसके दरबार में आया था? अशोक के में। देन मैंने आपको टॉलमी बताए थे। टॉलमी कौन थे? भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी किसने? टॉलमी में। पिल्ली कौन थे? पिल्ली ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी। साथ ही साथ अगर भारत की मैं बात करूं, बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको चीनी लेखक बताए थे। सबसे पहले फाइयान किसके टाइम पे आए हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए हैं। ठीक है, और ये जो फाइयान है इसने मध्य प्रदेश के मालवा रीजन की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ बताया है। बस इतना याद रखें। संयुग के बारे में इंपॉर्टेंट इतना कुछ नहीं है, याद हो जाए तो ठीक, ना तो नहीं। फिर उसके बाद हेनसांग की बात करते हैं। तो हेनसांग से हमने कहा ह से हेनसांग और ह से ही हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, इनकी पुस्तक सीयू की है। इसमें बताया है इनने कि 130 देशों में इनने यात्रा की और 15 वर्षों तक ये भारत में ठहरे थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी में ही इनने ये बताया कि उस टाइम पे इसके कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको इत्सिंग बताया, ये भी एक चीनी लेखक है। 7वीं शताब्दी में आए, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का इनने वर्णन दिया। बस इसमें इतना याद रखना है कि इत्सिंग कहाँ से आए हैं? चीनी लेखक है। अब अरबी लेखक, सबसे पहले अल-ब्रूनी किसके साथ आया? महमूद गजनबी। कहाँ से आया? अरब से ही आया होगा महमूद गजनबी, क्योंकि आया था। कौन सी भाषा में बुक लिखेगा? अरबी भाषा में। बुक का नाम क्या है? किताब उल हिंद, तहकीक हिंद या फिर भारत की खोज कही है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं लेकिन आपको इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर क्या बताया था मैंने? इब्न बतूता। ये जो इब्न बतूता है ये मोरक्को का यात्री है। ठीक है, इसका मतलब अरबी है। ये इसने अपनी जो यात्रा का विवरण दिया है वो कौन सी बुक में दिया है? रिहिल्ला बुक में दिया है। ठीक है, और ये यहाँ पर आकर दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। और ये किसने किया था? MBT ने नियुक्त किया था इसको। और अन्य लेखक में मैंने आपको 2 बताए, एक तो तारानाथ जो कि एक तिब्बती लेखक है और इसके 2 इंपॉर्टेंट नामक ग्रंथ हैं, जिसमें से एक है कंग्योर और दूसरा है तंग्यूर। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया मार्को पोलो, याद रखना ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तिब्बती लेखक भी एक ही है इसलिए याद रखो, ता से तिब्बत, ता से तारानाथ। 2 इंपॉर्टेंट ये लेखक याद रखना क्योंकि तारानाथ एकमात्र तिब्बती लेखक देखने को मिलता है हमें और मार्को पोलो एकमात्र ऐसा देखने को मिलता है जो दक्षिण
दक्षिण भारत की यात्रा करा और उसने दक्षिण भारत के राजा के समय की कहानी को आपको बताई है। तो ये 13वीं शताब्दी से रिलेटेड है और पांड्य देश की यात्रा पर गया था और वहां का इतिहास के बारे में जानने के लिए आपको उपयोगी हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियों के बारे में पढ़ेंगे। और अभी तक आपने अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हाँ, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर हिट करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।